हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कि कौन से पर्सन एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, किस टाइप के ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं और क्या कौन से कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और सारी चीज़ें एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल का ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि लॉ कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया था कि इंडिया में ये होता है कि बहुत सारे लोग रिवेंज लेने के लिए किसी भी पर्सन को फॉल्स एक्यूजेशंस में फंसा देते हैं और फॉल्स केस में, ताकि उनको अरेस्ट हो सके, उसको पुलिस अरेस्ट कर ले और वो ह्यूमिलिएट हो सके। तो ये इसी कारण से एंटीसिपेटरी बेल के कॉन्सेप्ट को सीआरपीसी में इंसर्ट किया गया था। और एक केस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उस केस में भी कोर्ट ने यही कहा था कि जो पर्सन किसी पर्सन को ह्यूमिलिएट करने के पर्पस से फॉल्स केस फाइल कर देता है तो उस केस में बेल ग्रांट करना, एंटीसिपेटरी बेल अपना पर्पस फुलफिल करेगी। तो यही है ऑब्जेक्ट जो हमारा एंटीसिपेटरी बेल का। तो अब हम लोग जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल का। एंटीसिपेटरी बेल किसी भी एंटीसिपेशन ऑफ ऑफेंस में कोई भी पर्सन जिसे उसमें एंटीसिपेशन है अरेस्ट होने का उसे खतरा महसूस हो रहा है कि किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस केस में वो पर्सन एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल तभी यूज़ हो पाएगा जब एक पर्सन अरेस्ट हो चुका होगा, या फिर अगर पुलिस उसे अरेस्ट करने आई तो वो अपना एंटीसिपेटरी बेल दिखा सकता है। तो ये बात कि अगर एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट के टाइम पे यूज़ होता है, ये कहा गया था बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में। तो अब हम लोग जानेंगे कि किसको पावर दिया गया एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने का। तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की पावर जो दी गई है वो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट को दी गई है। और अगर एक पर्सन ने सेशंस कोर्ट में पहले बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दी है और सेशंस कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो फिर एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो हाई कोर्ट मूव कर सके अपने एप्लीकेशन को लेकर। और एंटीसिपेटरी बेल जो है वो किसी भी जुरिस्डिक्शन में फाइल हो सकता है जहाँ पे वो पर्सन रिसाइड करता है या फिर जहाँ उसे अरेस्ट होने का खतरा है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किस जगह पे एफआईआर फाइल की गई है, ये फ़र्क पड़ता है कि कहाँ पे अरेस्ट होने वाला है। उसको उस जुरिस्डिक्शन में एक पर्सन उस जुरिस्डिक्शन के हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में वो पर्सन अप्रोच करके बेल को ले सकता है, एंटीसिपेटरी बेल को। तो सेक्शन 438 सिंपली ये बताता है कि अगर किसी भी पर्सन को ये रीज़न टू बिलीव है कि वो नॉन बेलेबल केस में अरेस्ट हो जाएगा, ये मैटर नहीं करता कि ऑफेंस कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल, ये किसी भी नेचर का ऑफेंस हो सकता है, बस ये कंडीशन है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, उसके पास रीज़न टू बिलीव है। तो अब रीज़न टू बिलीव क्या होता है? तो जो ये एक्सप्रेशन रीज़न टू बिलीव है उसका ये मतलब हुआ कि अगर पर्सन उसको फॉल्सली तरीके से उसके पास ये रीज़न है कि अगर मैंने कुछ फाइल अभी नहीं, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं की, तो मुझे गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया जाएगा मुझे सिर्फ ह्यूमिलिएट करने के लिए, और तो तब उस केस में रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं एक पर्सन के पास। और वो अगर कोर्ट को ये बिलीव कर पाए कि सेम ये बिलीव करवा सके कि वहाँ पे उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, तभी कोर्ट किसी भी पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगी। अब ये बात ध्यान में रखना है कि फाइलिंग ऑफ एफआईआर एसेंशियल कंडीशन नहीं है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। ये भी हेल्ड किया गया था गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। अब यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल में किसी भी कंप्लेनेंट को आर्ग्यू करने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, और ये मौका इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ये मानना है कि अगर कोई पर्सन कंप्लेनेंट जो होगा वो आउट ऑफ रिवेंज कुछ भी डिले ऑफ टाइम और उसी के कारण ये चाहेगा कि कोर्ट के ऑर्डर में डिले हो जाए ताकि जो भी एप्लीकेंट है वो जेल में कुछ दिन रह सके, तो ये फिर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ होगा। लेकिन जो ऑर्डर होना चाहिए वो कोर्ट का एक बैलेंस्ड ऑर्डर होना चाहिए, और इसी के लिए बहुत सारे कंसिड्रेशन दिए गए सेक्शन 438 में, जिसको कोर्ट एक ध्यान में रख के एक वैलिड ऑर्डर देती है, एक प्रॉपर ऑर्डर देती है जो कि बहुत ही रिलायबल हो और दोनों पार्टी को एक तरह से फेवर और बैलेंस्ड वन हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंसिडरेशन कोर्ट ने ग्रांट की है। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंसिडरेशन है कोर्ट के पास बेल को, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते हुए। तो सबसे पहला है द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन। फिर दूसरा है कि जो एंटीसीडेंट्स, उसके प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड्स, क्या ये पर्सन पहले से किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पार्ट रह चुका है।
तब उसे बेल ग्रांट, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जा सकती है। तीसरा कंडीशन है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम फ्लीइंग अवे फ्रॉम जस्टिस, वो चांसेस है कि वो जस्टिस किसी भी दूसरे कंट्री में स्केप कर जाए तो उस केस में उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट की जाएगी। तो चौथा कंसिडरेशन है जहां एक्विजिशन ने सिर्फ ह्यूमिलिएटिंग के पर्पस से केस फाइल किया ताकि उसे जेल भेज सके, तब उस केस में इसको कंसिडर करते हुए कोर्ट किसी भी पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेक्शन 438 का ऑर्डर है ये कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए होता है। ये कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि उसे एंटीसिपेटरी बेल हर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए मिला है। जहां इस एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर में कोर्ट ये स्पेसिफाई कर देती है कि इस पार्टिकुलर ऑफेंस, उसमें स्पेसिफाई कर देती है कि सिर्फ ये इस पार्टिकुलर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए इस एप्लीकेंट को बेल मिला, वो हर कंडीशन में हर नॉन बेलेबल ऑफेंस का उसे बेल नहीं मिला होता। ये पूरा कंप्लीट ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है और जनरल नहीं होता है एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर, ये स्पेसिफिक होता है और सिर्फ स्पेसिफिक ऑफेंस जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसके लिए। ये मल्टीपल नॉन बेलेबल ऑफेंस या फिर जनरल की सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस इसमें कवर नहीं होंगे। एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट होने के बाद कोई भी यूज़ नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट होने से पहले ही एक पर्सन को लेना होता है, क्योंकि जब एक पर्सन अरेस्ट हो चुका होता है उसको नॉर्मल बेल 437 और 439 के अंडर वो ले सकता है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट के पहले लेने का है। इसलिए बताया गया कि एप्रीहेंशन में ही अगर एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है एक पर्सन जब उसको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो, ना कि जब वो अरेस्ट हो चुका हो। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। एंटीसिपेटरी बेल एक कैंसिलेशन तक वैलिड होता है, जब तक बेल कैंसिल नहीं कर दिया जाए सेक्शन 437 क्लॉज 5 या फिर 439 क्लॉज 2 के अंदर, तब तक वो बेल वैलिड रहेगा। कुमारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली के केस में ये बोला गया था कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कैंसिलेशन तक वैलिड होता है और एक पर्सन को कोई भी फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल जो कि सेक्शन 437 या 439 के अंदर फाइल करने की नहीं ज़रूरत है जब उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल चुका है। तो अब कैंसिलेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, तो कैंसिलेशन जो एंटीसिपेटरी बेल का होता है वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। कोर्ट ने, अगर कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं कि वो ये समझे कि एंटीसिपेटरी बेल उसके कैंसिल करने की ज़रूरत है जस्टिस के लिए, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या जो कंसिडरेशन है कोर्ट लेती है कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए, तो वो सारे कंडीशंस का ध्यान रखते हुए, और वो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे कैंसिलेशन होती है बेल की। तो थैंक यू गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर। अगर आपके कुछ भी व्यूज़ है एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।